नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्लासेज फॉर रेलवे में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर से रिलेटेड निमी पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का जिक्र करेंगे। इसमें टोटल 56 क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर की, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि इस प्रकार है। किसी डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। इसे बताना है कि एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, यहाँ पे दिखाया गया है एक्स के रूप में चिन्हित ये वाला पोर्शन, इसका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में इसका सही उत्तर है कम्यूटेटर रेजर। इसका क्या उत्तर है? कम्यूटेटर रेजर, ठीक है दोस्तों। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर का नाम बताना है, ठीक है। ये डीसी जनरेटर दिया गया है आपके चित्र में, इसका नाम बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है दोस्तों, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें बताना है कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रेरित होता है उसका दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इसमें आंसर दिया गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसमें सही उत्तर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें से किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जनरेट ईएमएफ इक्वल्स ZN, ठीक है, ZN 65 इंटू PYA वोल्ट, ठीक है दोस्तों। हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में, मतलब एक डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है EB इक्वल्स V माइनस IA इंटू RA, ठीक है दोस्तों। EB इक्वल्स V माइनस IA इंटू RA। दोस्तों यहाँ EB कहने का मतलब है बैक ईएमएफ, ठीक है दोस्तों। EB कहने का मतलब है बैक ईएमएफ, ठीक है। मतलब इसमें बैक ईएमएफ जो होता है वो टोटल वोल्टेज मतलब कि जो वोल्टेज उत्पन्न होता है ईएमएफ माइनस IA इंटू RA। IA आर्मेचर करंट है और RA भी जो है क्या है? आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध है, ठीक है दोस्तों। हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है दोस्तों। ये एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या है? पोल शू है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोल शू, ठीक है दोस्तों। हम 7th नंबर क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है डीसी जनरेटर का नाम बताइए। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें कौन सा डीसी जनरेटर है, इसका नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है।
8 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 9th नंबर में कहा गया है डीसी जनरेटर के फील्ड का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर के फील्ड का नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें हमें ये करंट का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये करंट का डायरेक्शन जो इस कॉइल में है, ये शंट कॉइल है। ठीक है दोस्तों, और ये सीरीज कॉइल है। ये ऊपर वाला क्या है, सीरीज कॉइल, और नीचे वाला शंट कॉइल है। ठीक है दोस्तों, और नीचे ये पोल शू है। ठीक है, पोल शू के ऊपर क्या किया गया है, ये दोनों कॉइल को बांधा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, जिसमें क्या है कि आप देख करके ये बता सकते हैं कि ये कौन सा मतलब कि जनरेटर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो ये चित्र दिख रहा है ना, इसमें देखिए जो कम वाइंडिंग किया गया है ऊपर में, है ना, ये जो चित्र है, जो ऊपर में आपको दिखाया जा रहा है, ये जो कम वाइंडिंग किया गया है, ये वाला, ये सीरीज वाइंड मतलब कि क्या है, सीरीज वाइंडिंग, यानी कि सीरीज फील्ड बोलते हैं। और नीचे वाला जो वाइंडिंग है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, शंट वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, शंट वाइंडिंग। ठीक है, अब जो है देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, सीरीज फील्ड में और शंट फील्ड में दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर सेम होगा तो इस प्रकार का जनरेटर को हम लोग क्या कहेंगे, कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अगर सीरीज फील्ड में जाने वाला करंट और शंट फील्ड में जाने वाले करंट, है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, सीरीज फील्ड में जाने वाला करंट कैसा है, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो शंट फील्ड में जाने वाला जो करंट है, वो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ऐसा जो वाइंडिंग होगा, इसमें हम क्या कहेंगे, इनको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो चित्र दिखाया गया था आप लोगों को, उसमें क्या है, उसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो सही से नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं उसको ना दिखा करके मैंने आपको इन दोनों प्रकार का जो आपको क्या बोलते हैं, इन दोनों प्रकार का जो वाइंडिंग होता है, कुमुलेटिव और डिफरेंशियल, इन दोनों को आपको मैंने दिखा दिया है। इनसे क्या होगा, आपको जस्टिफाई करने में आसानी होगा कि कौन सा कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपना 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, कहा गया है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है ना, डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये बताना है। देखिए, डीसी जनरेटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, डी। 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, तो BLV sin थीटा। ठीक है, सही उत्तर क्या है, BLV sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, और हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 13th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ठीक है, ये जो डीसी जनरेटर का ये जो भाग दिखाया जा रहा है, इसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योक। ठीक है दोस्तों, योक या फ्रेम। ठीक है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पूरा फ्रेम है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे क्या पोल शू स्थापित किया जाता है, और पोल शू के ऊपर वाइंडिंग स्थापित किया जाता है, और फिर यहाँ पे आर्मेचर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे कलर मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फिर आर्मेचर लगाया जाता है। इसके बाहर जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये क्या है,
पोल शू होते हैं यहाँ पे, और इसी पे वाइंडिंग किया जाता है, और तब पोल शू कहाँ स्थापित होते हैं, योक पर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और योक जो है बाहरी कवच है ना, डीसी जनरेटर का क्या है, बाहरी कवच कहलाता है योक, ठीक है दोस्तों। ये फ्रेम भी कह सकते हैं इसको। और हम नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितनी समांतर रास्ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर है 8, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा, 8। 15th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए, ठीक है दोस्तों। डीसी जनरेटर जो है इसके भाग का नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक है दोस्तों। ये सही से देखिए, ये क्या है, आर्मेचर है ना। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग स्थापित किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन का आ रहा है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो इसका सही उत्तर है आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। 17th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, ठीक है। वोल्टेज का निर्माण करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है अवशिष्ट चुंबकत्व की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 18th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध, ठीक है। 19th नंबर क्वेश्चन में आ रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप दिखाया जा रहा है आपके इस स्क्रीन पर, तो इसमें ये जो x वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको किस रूप में चिन्हित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। 20 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु शंट यौगिक, यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पर लेमिनेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब कि डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर कोर होता है उसे हम क्यों लेमिनेटेड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि जो भंवर धारा लॉस होता है, यानी कि एडी करंट लॉस होता है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर कोर को लेमिनेट करते हैं। अब एडी करंट लॉस क्या होता है दोस्तों, एडी करंट लॉस जो होता है किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी कॉइल के द्वारा जब नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, ठीक है दोस्तों। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करें, ठीक है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि उसमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है, ठीक है दोस्तों। हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, है ना। अवशिष्ट यानी कि रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों को उसे घड़ी की दिशा में ही चलानी चाहिए, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो बड़े डीसी जनरेटर में क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब उनको क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर का जो क्या होता है रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए, उसके पर या फिर उसके बेअसर करने के लिए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फील्ड प्रतिरोध। क्रांतिक प्रतिरोध से जब ऊपर हो जाता है तो क्या होता है, वो वोल्टेज उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाता है डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शंट जनरेटर। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू क्यों दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखने के लिए पोल शू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, तो धारा को एक दिशा में एकत्रित करने का कार्य है। ठीक है दोस्तों, हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में आता है डीसी जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन और ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जब भी जनरेटर या फिर डायनेमो किसी के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने कार्बन ब्रश के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। ठीक है दोस्तों, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो इसका सही उत्तर होगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है, इसलिए क्या होता है वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन है एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा आर्मेचर कोर। ठीक है दोस्तों, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, आर्मेचर कोर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं 33 में लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है संचय यौगिक जनरेटर यानी कि कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी की वितरण लाइनों में विद्युत धारा को सप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस विधि का उपयोग करते हैं, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव के दौरान
हम लोग मशीन में गर्म हवा देकर इसको क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलग से उत्तेजित जनरेटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है। अब जो है 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वेव वाइंडिंग हम लोग डीसी जनरेटर में क्यों करते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कम उच्च धारा वोल्टेज, यानी कि लो करंट हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उद्देश्य क्या है, इसका सही उद्देश्य है धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य है, धारा दिशा का आसानी से पलटना, यानी कि रिवर्स करना, करंट का डायरेक्शन जो है स्मूथली रिवर्स कर देना। ठीक है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, है ना, यानी कि जो रिलेक्टेंस उत्पन्न होता है चुंबकीय पथ में उसको कम करने के लिए ठोस का प्रयोग होता है, ठोस पोल शू का प्रयोग होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो किस धातु का उपयोग करते हैं, तो रोल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दिशा में आउटपुट बनाए रखने के लिए स्प्लिट रिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों। एक्स के रूप में ये जो चिन्हित स्लॉट है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि टू फिक्स की वे, यानी कि कुंजी के जो है कुंजी वे मतलब की वे जो है उसको फिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ठीक है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कास्ट स्टील, यानी कि ढलवा इस्पात। ठीक है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। उसमें कहना है कि क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में लेमिनेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पटलित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 47 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग
प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं वो पूछा गया, तो हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है, विचुंबकन के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सही उत्तर है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, जनरेटर जो है वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्रक्रिया प्रभाव के कारण ऐसा होता है, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम 51 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा रहा है सिंप्लेक्स वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है तो फ्लक्स या पोल कितने हैं, फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर हैं, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 357 वोल्ट। ठीक है दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो तो मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि आपसे ये क्वेश्चन बना है या नहीं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर मैं इसे बनाकर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों किया जाता है, क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको बेअसर कैसे किया जाता है, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सही उत्तर है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को यह खो देता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 54 नंबर भी क्या है, सेम है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें कहा जा रहा है 4 पोल डायनेमो से की प्रेरित ईएमएफ की गणना करें यदि 1000 आरपीएम लोड वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है और फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं सही उत्तर बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर है 640 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रेरित ईएमएफ जो है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है
MNA और GNA की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी पोजीशन बदल जाती है, इसलिए क्या होता है, डीसी जनरेटर में ब्रश में क्या होती है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। दोस्तों मैंने जल्दी इसे ख़त्म करने की कोशिश किया है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने निम्मी पैटर्न के लिए है, NCVT पोर्टल से डाउनलोड किया है मैंने इसे। आप लोग भी इसे जाकर के उसे NCVT पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।